की शादी विक्रम से हुई होती है, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही विक्रम की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद ईशानी विधवा बन जाती है और वो अपने मायके चली आती है वापस। मायके से ही जॉब पर जाना शुरू करती हैं। भाभी किंजल उसे रोज सुबह टिफिन पैक करके देती। ये लो ईशानी, टिफिन पूरा खत्म करके आना, और हाँ, आते समय ज्यादा लेट हो जाए तो अपने भैया को कॉल करके बुला लेना, लेकिन अकेले मत आना। थैंक यू किंजल भाभी, आप मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। विक्रम के जाने के बाद भी आप रात रात भर मेरे साथ ही रहती थी। मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन आपने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह संभाला। थैंक्स फॉर एवरीथिंग भाभी। बस बस, अब सुबह सुबह रुलाओगी क्या? जाओ, हैव अ गुड डे। ईशानी जॉब पर जाती और इसी बीच उसकी मुलाकात लखन नाम के लड़के से होती है, जो दिखने में तो अच्छा होता है लेकिन कुछ कमाता नहीं। दोनों का मिलना जुलना इतना बढ़ जाता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। बेबी, तुम कितने क्यूट लगते हो नाचते गाते हुए, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। स्वीटहार्ट, अपन सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर सकता है क्योंकि तुम अपना जान है, बोले तो जहान है। आई लव यू मेरी जान। ये लो तुम्हारे लिए गुलाब, अपन खुद बगीचे से तोड़ के लाया है। ये देखो, खून भी निकला था। माय बेबी, सो सॉरी। चलो, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना अब? वो अच्छी बात है। लखन घुटनों के बल बैठकर ईशानी को गुलाब देता है और इस तरह दोनों ही अपनी रोमांटिक डेट करते हैं। दोनों अब आए दिन थिएटर्स, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स, रेस्टोरेंट और कई जगह पर साथ में घूमने जाने लगते हैं। एक दिन एक कैफे में, लखन बेबी, तुम कब काम शुरू करोगे? अगर ऐसे ही नल्ले रहे तो मेरे घर वाले मेरी तुमसे कभी शादी नहीं कराएंगे। वैसे भी मैं एक विधवा हूँ, मेरी शादी होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। स्वीटहार्ट, तुम टेंशन क्यों लेती हो फालतू का? अपन है ना, अपन सब ठीक कर देगा। बस थोड़ा सा टाइम दो अपन को। ये लो, तब तक ये कॉफी पियो। लखन ईशानी को कॉफी पिला रहा होता है कि तभी ईशानी देखती है कि उसका भाई ध्रुव भी उसी कैफे में है। ओ नो, ध्रुव भैया, और वो भी इसी कैफे में। अगर इन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना बेबी, तो आज तो भूकंप आ जाएगा। एक काम करो स्वीटहार्ट, तुम अपने मुंह पर अपना दुपट्टा ओढ़ लो और कट लो यहां से। ईशानी अपने मुंह पर दुपट्टा ओढ़ लेती है और वहां से चली जाती है। लखन और ईशानी के अफेयर के बारे में घर में किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन ईशानी के बदले बदले व्यवहार से सभी को उस पर शक होने लगता है। वो रात में देर से घर आती है, फोन में देख देख कर मुस्कुराती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब वो बाहर जाती है तभी उसका फोन बजता है। अरे, ये तो ईशानी का फोन है। लगता है गलती से भूल गई है। कह देती हूँ कि बाहर गई है। किंजल फोन कॉल रिसीव करती है, तभी लखन कहता है, जाने मन कहाँ हो तुम? अपन तो इधर तुम्हारे प्यार में देवदास बन गएला है। अपन को तुम्हारी बहुत याद सता रही है। घर पर किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना अपन दोनों के चक्कर के बारे में? किंजल ये सब सुनकर चौंक जाती है और वो फोन नीचे रख देती है। इसका मतलब ईशानी का अफेयर चल रहा है, और इस लड़के की भाषा को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई गुंडा मवाली है। मैं क्या करूं? ध्रुव को ये बात बता देती हूँ, या नहीं? नहीं, पहले खुद सारी बात ठीक से कंफर्म कर लेती हूँ। लखन और ईशानी जब एक दूसरे को मिलते हैं तभी लखन ईशानी को फोन कॉल के बारे में बताता है। क्या? फोन कॉल उठाया तो था, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं? अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? शायद नीचे गिर गया होगा और गलती से रिसीव हो गया होगा। चल, तो मामला फुल ऑन सेटेबल है। अच्छा शोना, तुम अपन को 50,000 रुपए दोगी क्या? वो अपन के भाई का ऑपरेशन करना है, हार्ट का, इसलिए। 50,000? लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से?
स्वीट हार्ट, आई लव यू ना। तुम तो मेरे जीने का जरिया हो, मेरी सांस हो। बाबू प्लीज, प्लीज मदद कर दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा पैसे। ईशानी अपनी सेविंग्स के गुल्लक फोड़कर उसमें से 50,000 रुपए लखन को देती है और लखन पैसे मिलते ही ईशानी को कस के झप्पी देता है। लखन यूं ही ईशानी से आए दिन पैसे मांगता ही रहता है और प्यार में अंधी ईशानी उसे पैसे देती ही रहती है। एक दिन शोना, चलो ना कहीं पर वेडिंग हनीमून पे चलते हैं, तुम और अपन दोनों धूम मचाएंगे। लेकिन बेबी, हम यहाँ हमारे शहर में कितना डर डर के एक दूसरे से मिलते हैं, तो दूसरी जगह तो 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा, बहुत रिस्की होगा। बाबू, इश्क है तो रिस्क है। मुझे नहीं पता, हम मालदीव्स चल रहे हैं और तुम पैसे ला रही हो। कल मुझे 2 लाख दे देना और फिर मैं टिकट्स और बाकी का बंदोबस्त कर दूंगा। लेकिन बेबी, मेरी बात तो सुनो। नहीं, ये बेबी अभी कुछ नहीं सुनेगा। ईशानी बेचारी धर्म संकट में आकर अपने घर की तिजोरी से 2 लाख का बंडल चुपके से चुराती है और लखन को दे देती है, जिसके बाद से लखन एकदम से गायब हो जाता है। न फोन रिसीव करता है, ना ही कहीं मिलता है। ईशानी बहुत घबरा जाती है और सारी बात अपने घर वालों को रोते रोते बताती है। तभी वहां पुलिस आकर कहती है, वो निकम्मा नालायक लखन 420 चोर है। उसने ऐसे ही न जाने कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है और उनसे पैसे लूट कर चला गया है। ईशानी की मां राजेश्वरी और पिता सहदेव उसे खूब डांटते हैं। मानती हूँ बहुत ही कम समय में चले गए दामाद जी, जिस वजह से तू अकेली पड़ गई। लेकिन ईशानी बिटिया, सही और गलत की समझ तो तुझे होनी ही चाहिए थी ना। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी तूने? हाँ, और नहीं तो क्या, 2 लाख गए हैं पूरे हमारे। मुझे तो सब कुछ उसी दिन पता चल गया था जब मैंने वो फोन कॉल रिसीव किया था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ईशानी, हमें तेरी दूसरी शादी या अफेयर से कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम बाकी पुराने ख्यालों वाली फैमिलीज की तरह नहीं है जो एक विधवा औरत को जूती की नोक की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन तूने जिस आदमी से प्यार किया वो कितना गलत था, इसका तुझे अंदाजा भी है? ईशानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कितनी बेवकूफ थी मैं कहा और वो लोफर चोर कहा। छी, किस गंदे आदमी से प्यार किया था मैंने। लेकिन नहीं, अभी मैं अपने आप को पूरी तरह बदल दूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी अपने जीवन की। 1 हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन के बाद लखन पुलिस के हवाले आ जाता है और उसके चुराए हुए पैसे वापस भी मिल जाते हैं। ईशानी अपने करियर की तरफ ध्यान देने लगती है और कुछ ही महीनों बाद उसकी एक अमीर घर के अच्छे लड़के के साथ शादी भी हो जाती है। पाखी का पति मिहिर और सास ससुर रंभा और मोहनलाल तीनों की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, जिसके बाद पाखी विधवा बन जाती है। पाखी की छोटी बेटी आंचल तब सिर्फ 6 साल की होती है। घर में अब जेठ जेठानी राघव और मोनिका होते हैं और उनका 8 साल का बेटा पुष्कर। पति के जाने के बाद राघव और मोनिका दोनों जेठ जेठानी पाखी पर बहुत अत्याचार करते हैं। सुबह जब सब नाश्ते के लिए इकट्ठा हो जाते हैं तभी, जेठानी जी मुझे भी मक्खन की टिक्की दे दीजिए ना, और जैम की बोतल भी, आंचल को भूख लगी है, उसे ब्रेड बटर जैम खाना है। पाखी बटर और जैम को हाथ लगाए उससे पहले ही मोनिका बटर जैम छीन लेती है और गुस्से से कहती है, तुझे क्या लगा तू आराम से इस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? तेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा है, तू अब एक विधवा है और तेरा अब कोई अस्तित्व नहीं है। तू एक विधवा बहू है और तेरे खर्चे उठाने के लिए हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं, समझी? बिल्कुल सही कह रही हो मोनिका। पाखी, तुम्हें अगर आंचल के साथ इस घर में रहना है तो तुम्हें या तो हमें हर महीने पैसे देने होंगे या फिर इस घर में नौकरानी की तरह काम करना होगा। राघव की ये बात सुनकर पाखी हैरान रह जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जेठ जी, जेठानी जी, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? मैं विधवा हो गई तो मैंने हर चीज से अपना हक खो दिया क्या? मैं आपकी देवरानी हूँ जेठानी जी। ये घर जितना आप दोनों का है उतना ही मेरा भी, और मेरी बेटी आंचल का भी।
मोनिका पाखी के बाल नोचती है और कहती है, ज्यादा बकवास मत कर वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी जूती की नोक बनकर रहना होगा। चल जाकर काम कर। बेचारी पाखी दिन भर घर का पूरा काम करती और मोनिका महारानियों की तरह आराम फरमाती है। मोनिका पाखी को 1 मिनट के लिए तक चैन की सांस लेने नहीं देती और लगातार कुछ न कुछ काम देती रहती। अरे ठीक से साफ कर बेवकूफ कहीं की, हाथ में जान है कि नहीं? जी जेठानी जी। आंचल रोने लगती है और कमरे में अकेली होती है। तभी जेठानी जी, वो कमरे में आंचल अकेली है, मैं अभी उसे देखकर आई, कहीं खेलते कूदते कोई चोट ना आ गई हो उसे। खबरदार जो वहां गई तो चुपचाप मेरे पैरों की मालिश कर, वरना आज रात का खाना नहीं मिलेगा। चल अच्छे से मालिश कर। मोनिका और राघव पाखी के कमरे को अब गेस्ट रूम बना देते हैं और उसे घर के आंगन में रहने को बोलते हैं। मोनिका जब पाखी और आंचल का सारा सामान घर के बाहर फेंक रही होती है तभी, जेठानी जी, आप मेरा और आंचल का सामान घर के बाहर क्यों फेंक रही हो? शुक्र मना कि तुझे और तेरी मनहूस बेटी को घर के बाहर नहीं निकाल रहे। मैंने फैसला लिया है कि तुम्हारे और आंचल के रूम को अब एक गेस्ट रूम में बदला जाए, इसलिए अब से तुम और आंचल दोनों भी घर के आंगन में रहोगी। लेकिन जेठानी जी। शट अप पाखी, ज्यादा बकर बकर मत करो वरना तुम्हें घर से भी निकाल देंगे। राघव और मोनिका दोनों ही पाखी के पति मिहिर के नाम की सारी जायदाद अपने पास हड़प लेते हैं और पाखी और आंचल को 1% का हिस्सा तक नहीं देते। जेठ जी, जेठानी जी, आपने ऐसा क्यों किया? वो हिस्सा आंचल और मेरा था, कम से कम वो मेरी आंचल के भविष्य के लिए तो काम आता। तुम अब एक विधवा हो। मिहिर के जाने के बाद तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई सम्मान नहीं रहा, और वैसे भी तुम्हें जिंदगी भर तो हमारी नौकरानी बनकर रहना है। खाना पीना घर ये तो सब तुम्हें दे ही रहा हूं, तो फिर जायदाद के हिस्से की क्या जरूरत है? और नहीं तो क्या, नखरे हैं सब बस इस चुड़ैल के। कपकपाती हुई ठंड में पाखी और आंचल दोनों ही घर के आंगन में सोते हैं। वहीं अंदर राघव और मोनिका अपने बेटे पुष्कर संग कंबल ओढ़कर सोते हैं। त्योहार के दिन जब पाखी सफेद रंग की जगह लाल रंग की साड़ी पहनती है तभी, ओ हीरोइन, ये सब क्या है? तू भूल गई हो क्या? तुम्हारा पति अब मर चुका है, तुम एक विधवा हो, और एक विधवा होते हुए भी तुमने लाल रंग की साड़ी पहनी है। लाल रंग सुहागन का होता है और सफेद रंग एक विधवा का, समझी? लेकिन जेठानी जी, पड़ोस के रंजीत की भी बीवी को गए हुए 2 महीने हुए हैं, लेकिन उनके लिए तो दूसरा रिश्ता भी आ गया है। वो तो अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं, तो फिर क्यों हमेशा एक औरत को ही इस समाज के उसूलों में और रीति रिवाजों में पिसना पड़ता है? क्योंकि वो एक मर्द है और तुम एक औरत, समझ गई? अब जाओ, जाकर हम सब के लिए चाय लाओ। मास्टरनी की तरह जुबान चलाने दे दो बस इसे। दिन ब दिन मोनिका और राघव पाखी पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो उसे और उसकी बेटी को तबीयत खराब होने पर भूखा मारते हैं। ये सब सोचकर एक रात पाखी अपनी बेटी आंचल संग अपना सामान लेकर बस पकड़कर दूसरे शहर चली जाती है। किसी और शहर में जाकर वो अपनी नई दुनिया बसाती है और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके वो पैसे कमाती है और आंचल को एक अच्छे स्कूल में भेजती है। पता नहीं कहाँ चली गई होगी वो कलमुही, अच्छी भली नौकरानी थी फ्री फंड की, मेरे तो बड़े बुरे हाल हो गए हैं। पाखी अब बहुत ही अच्छे से अपनी बेटी को पालती और बड़े होकर आंचल एक डॉक्टर बनती है। वहीं दूसरी तरफ राघव और मोनिका का बेटा पुष्कर अब गुनगुन नाम की एक लड़की संग शादी कर लेता है, लेकिन गुनगुन का स्वभाव बहुत ही लालची होता है। पुष्कर, तुम्हारे दोनों माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अब वृद्धाश्रम में डाल दो प्लीज, और उनसे ना प्रॉपर्टी भी सारी की सारी हड़प लो। आगे चल के हमारा फ्यूचर है, हमारे होने वाले बच्चे का फ्यूचर है। तुम्हें कुछ पड़ी भी है कि नहीं? हाँ गुनगुन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पुष्कर अपनी बीवी के भड़काने से भड़क जाता है और बूढ़े राघव और मोनिका को घर से बाहर निकाल देता है और वृद्धाश्रम जाने को कहता है। राघव और मोनिका अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकते हैं और वो एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तभी आंचल वहाँ आकर उन्हें बचाती है और अपने घर ले आती है। होश आने पर राघव और मोनिका देखते हैं कि वो पाखी के घर में हैं। हमें माफ कर दो पाखी, आंचल बिटिया,
आज हमें पता चला कि हम कितने गलत थे। आज हमें हमारी खुद की औलाद ने ही घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आंचल ने बचा लिया। हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया है पाखी, हमें माफ कर दो पाखी, माफ कर दो हमें। राघव और मोनिका दोनों ही पाखी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। माफी मत मांगिए जेठ जी, जेठानी जी, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। निराश मत होइए, पुष्कर नहीं लेकिन मेरी आंचल हम सबको संभालेगी। और इस तरह अतीत के सारे गिले शिकवे भूलकर पाखी राघव और मोनिका को माफ कर देती है और वो सब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। भैरवी जी के 3 बेटे होते हैं, रमन, कार्तिक और मोहित। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। भैरवी जी की 3 बहुओं के नाम वंदना, उर्वशी और आरोही होते हैं। वो तीनों सर्वगुण संपन्न बहुएं होती हैं और वो हमेशा अपनी सास का माँ की तरह ध्यान रखती और अपने पतियों से खूब सारा प्रेम करती और तीनों अच्छी धर्मपत्नी भी होती हैं। उस रात 3 महीनों के लंबे इंतजार के बाद तीनों के पति एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहे थे, जिसकी खुशी में तीनों भी सच संवर कर अपने अपने पतियों की प्रतीक्षा में बैठी थीं। आज हमारे तीनों जिगर के टुकड़े आएंगे, हम तो आज बहुत 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 खुश हैं। उर्वशी बहू, तुमने वो आरती की थाली तो सजा दी ना? हाँ माँ जी, मैंने थाली सजा दी है। और तो और हम तीनों ने अपने अपने पतियों की पसंद के पंच पकवान और व्यंजन भी बनाए हैं, ताकि जब वो आए तो आते ही सारा खाना सफा चट कर जाए। हाँ, और तो और हमने छोले भटूरे और नारियल की बर्फी भी बनाई है। माँ जी, आपकी पसंद की खीर भी बनाई है, लेकिन आपको एकदम नाप तोल के खाना होगा। आपको पता है ना, आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर ने संभल कर सही मात्रा में खाने को बोला है। हाँ हाँ, हमें पता है, बार बार उसी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। वैसे हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारी तीनों बहुओं के हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। तुम तीनों के खाने में जो स्वाद है, जो जादू है, वो और कहीं नहीं। आस पड़ोस के लोग, हमारे दूर के सभी रिश्तेदार भी तुम्हारे हाथों के बने खाने की प्रशंसा ही करते रहते हैं। तीनों बहुएं राह देख ही रही होती हैं कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनके पतियों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वो फौरन अस्पताल पहुंचती हैं और अपने मृत पतियों को देख बिलक बिलक कर रोती हैं। हमारे बेटे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया कार्तिक जी? आप हमसे दूर क्यों चले गए? हमें विधवा करके चले गए। मोहित जी, उठिए ना मोहित जी, उठिए। रमन जी उठ जाइए। आपकी वंदना कैसे जिएगी अब रमन जी? तीनों पतियों के जाने के बाद भैरवी की तीनों बहुएं विधवा हो जाती हैं और अब उन सब पर पैसों की समस्या आ जाती है। तीनों बेटों को जाकर आज 1 महीना हो गया है। माँ जी, घर में चीनी खत्म हो गई है, आटा भी थोड़ा ही बचा है। हाँ, हम सब अब क्या करेंगे? हम तीनों के पतियों की तो कुछ संपत्ति भी नहीं है, ना कुछ रख कर गए हैं। किसने सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा? सब आपस में दुखी होकर बातें कर रही होती हैं कि तभी घर की घंटी बजती है और आरोही दरवाजा खोलती है और देखती है कि घर के मालिक आलोकनाथ आए हुए हैं। का नाटक चल रहा है तुम लोगन का? 1 महीना से बिजली का बिल नहीं भरा, मेंटेनेंस भी नहीं भरा। अरे हम का तुम लोगन ने अपना रिश्तेदार समझ रखा होवत है का? आलोकनाथ जी, हमको थोड़ा और समय दे दीजिए। हमने हमारे बेटे खोए हैं, इस घर की नींव खोई है, घर में खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हैं, जरा समझिए ना। हाँ मालिक जी, प्लीज हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम पैसे का बंदोबस्त कर देंगे, हम पर यकीन कीजिए। अरे तुम लोगन का यकीन गया चने की खेत माँ, हमका कच्छो नहीं पता। अगले 7 दिन माँ हमका हमार पैसा चाहिए, कौनो भी हालत माँ, समझ में आई गवा? और अगर ई का बावजूद भी तुम लोगन ने पैसा नहीं दिया तो हम तुम लोगन का सारा सामान, सारा बोरिया बिस्तरा उठाई के बाहर फेंक पटक देंगे।
आलोकनाथ उन सबको डरा धमका कर वहां से चला जाता है और फिर तीनों बहुएं और भैरवी अति चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास तो कोई जेवरात भी नहीं है जिसे हम बेच बाच कर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लें। तीनों बहुएं चिंता में होती हैं और सोच में पड़ जाती हैं और फिर उर्वशी के दिमाग में एक विचार आता है। मेरे पास एक आइडिया है। हम तीनों के हाथों का खाना जो कोई भी खाता है वो दीवाना हो जाता है और अब हम अपना छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ पर खाना बनाकर बेच सकते हैं। आजकल तो हर कोई ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या घूमने जाता है तब बाहर का ही खाना खाता है ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। इससे तो हम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात है ये तो। ये बहुत ही अच्छा सुझाव लगा हमें। उर्वशी, लेकिन एक बात की समस्या है। हम ढाबे को खोलेंगे कैसे? उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। हाँ, हम भी यही कहने वाले थे। ये सब तो समस्या है ही। कैसे ढाबा खोला जाएगा और कैसे काम होगा? शुरू में ही सब तय कर लो। क्या कैसे करोगी तुम तीनों? उस सब की आप लोग चिंता मत कीजिए। मेरी सहेली है जो हमें उसके खाली मकान को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देगी और जब पैसे आ जाएंगे हम उसे उसके हिस्से के पैसे भी दे देंगे। हाँ, फिर तो बढ़िया है। तीनों बहुएं भगवान का नाम लेकर ढाबे का उद्घाटन करती हैं और भैरवी ढाबे में मंदिर स्थापना करके उसमें दिया भी प्रज्वलित करती है। हे माता रानी, मेरी तीनों विधवा बहुओं के ढाबे की खूब तरक्की हो। इतनी के ऊपर आसमान से मेरे तीनों बेटों को अपनी बीवियों पर बहुत गर्व महसूस हो। तीनों बहुएं चूल्हे पर पानी छिड़क कर और गैस पर गुड़हल का पत्ता रख के हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं और सारा खाना पकाती हैं। पहले ही दिन में ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है और उन सबको तीनों बहुओं के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है और वो सब उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। ओए होए होए ओए बहन जी, ओ जी, आपने तो दिल खुश कर देता। इतना अच्छा कढ़ाई पनीर तो मैंने आज तक नहीं खाया। ओए बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। वाकई में। और आपके ये फुलके, ये कितनी अच्छी तरह फूले हैं और तो और इनका स्वाद भी काफी अच्छा है। कौन सी चक्की से आटा पिसवाया है, जरा हमें भी बताइए। अयो रामा वेंकटेश्वरा, ये इतना अच्छा इडली सांभर तो मेरा बीवी भी नहीं बनाता जी, और मेरा अम्मा ने भी नहीं बनाया। जल्दी से बताइए, इतना अच्छा कुकिंग के पीछे क्या राज है जी? कोई राज नहीं है। आटा भी हमने घर पर ही पीसा है और मसालों को भी सिलबट्टे और ओखल में कूट कूट कर बनाया है। और हमारे इतने अच्छी कुकिंग के पीछे बस यही बात छिपी हुई है कि आप खाना ही क्या, कोई भी काम अगर सच्चे मन, लगन और मेहनत और पूरी निष्ठा से करो ना, तो वो काम अवश्य आपको सफलता और अच्छा परिणाम देगा। आप भी आजमा कर देखिए जीवन में। सच माँ, तुम तीनों का सुहाग उजड़ गया तब वो भी ई चेहरे पे मुस्कान और मनमा निरंतर जज्बा। हमका तुम लोगन से बुजुर्ग हुई के बावजूद भी प्रेरणा मिलत रही है। भगवान तुम तीनों को ढेर सारी सफलता और तरक्की दे और ऐसे ही मस्त मस्त स्वादिष्ट व्यंजन पकाई के तुम दूसरा लोगन का दिल जीतते रहो। यही मनोकामना करत है। धन्यवाद काका। ढाबे की कमाई से वो तीनों आलोकनाथ के पैसे चुका देती हैं और बाकी सब खर्चों को भी निपटा लेती हैं। एक दिन एक युवक फूड ब्लॉगर उनके ढाबे पर आता है, तभी वो उन्हें लाइव खाना बनाते हुए रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, ये है कानपुर का सबसे मशहूर ढाबा जिसे 3 औरतें चलाती हैं और वो ये करके हम सबको ये संदेश दे रही हैं कि औरतें भी आदमियों से कम नहीं। हा, क्या खुशबू है। देखिए तो सारे क्लोजअप शॉट्स में कैसे पूरी रोटी फुलके की तरह से फूल रही है। और हाँ गाइस, यहाँ का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा तो खाना बनता ही है और साथ में मटकी कुल्फी और केसर रबड़ी। दोस्तों यकीन मानिए, सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये, सभी खाने के शौकीनों के लिए। वो युवक ब्लॉग को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिसके बाद वो वीडियो लाखों व्यूज के साथ पूरे देश भर में वायरल हो जाता है और उर्वशी, आरोही और वंदना तीनों भी प्रसिद्ध हो जाती हैं और दूर दूर से लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं। ऐसे ही एक अमीर आदमी भी अपनी बीवी संग आता है और खाना चखकर कहता है,
बहुत ही बढ़िया खाना है। मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। क्या आप तीनों मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे? मेरे रेस्टोरेंट में शेफ बनोगे? जी क्यों नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी। फिर क्या, तीनों विधवा बहुएं इसी तरह तरक्की करती हैं और आगे जाकर अपना खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती हैं और वो रेस्टोरेंट चंद दिनों में ही बहुत मशहूर हो जाता है और तीनों बहुएं भैरवी संग बड़े आलीशान बंगले में रहने लगती हैं और बहुत से पैसे कमाती हैं। तो दोस्तों, जब ये तीनों विधवा बहुएं अपने जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को मात देकर आगे बढ़ सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, फिर चाहे मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन सब का डटकर सामना करना चाहिए। 4 बहुओं की एक रसोई। मंजरी जी की 4 बहुएं होती हैं, मोहिनी, ऋतु, शिल्पा और सुप्रिया। चारों जब रसोई में जाती हैं तभी, ओ बहन, दिमाग में भूसा वूसा भरा है क्या? अरे मैं नहीं करने वाली तुम्हारी मदद कोई लौकी वौकी बनाने में, साधारण सी आलू प्याज की सब्जी बनाना। लेकिन मुझे आलू से एलर्जी है। पनीर बनाते हैं ना, बड़े दिनों से मन कर रहा है गाइस यार। ओ मैडम, तुम तो चुप ही रहो वरना एक लप्पड़ लगाऊंगी। एक सब्जी काट के नहीं देती हो और बस हुक्म चलाती रहती हो किसी महारानी की तरह। हाँ। नूडल्स बनाए? तुम ही खाओ, वो केचुए, हमें ना खिलाओ। ओहो, तो फिर खाने में बनाए तो क्या बनाए यार? कुछ ऐसा बनाते हैं जो हेल्दी हो, इजी हो और झटपट बन जाए। हेल्दी खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन है तो चुड़ैल। चुड़ैल? किसको बोली तू? तेरी तो ऐसी की तैसी। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ, रुक। सुप्रिया मोहिनी को बेलन से मारने लगती है और मोहिनी भी सुप्रिया को मारने के लिए कढ़ाई उठाती है। ऋतु और शिल्पा दोनों भी सुप्रिया और मोहिनी को रोकते हैं। तभी उन दोनों को भी एक दूसरे का हाथ लग जाता है और ये गलतफहमी हो जाती है कि शिल्पा की बच्ची, तूने जानबूझकर मेरे मुंह पे हाथ मारा ना, जोर से। हाँ? ओ डायन, अगर मुझे तेरे मुंह पे हाथ मारना होता ना तो मैं सीधे चाटा ना मारू उल्टे हाथ का। तुझसे डरती हो क्या मैं, डरपोक कहीं की। लोमड़ी। हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक। और फिर ऋतु और शिल्पा दोनों में जंग छिड़ जाती है और वो दोनों भी एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं और ऐसे ही चारों बहुएं एक दूसरे पर बर्तन से वार करने लगती हैं और इस सब की चिल्लाहट सुनकर मंजरी भागे दौड़े रसोई में आती है। ओहो, तुम चारों के अंदर क्या कोई आत्मा घुस गई है क्या? क्यों एक दूसरे का खून चूसने के पीछे पड़ी हो? अरे रसोई एक औरत की सहेली होती है और वो अपने दिन का सबसे अधिक समय रसोई में ही बिताती है। घर का सबसे पवित्र स्थान एक रसोई ही होती है और तुम चारों नासपीटियों ने इस रसोई को ही युद्ध भूमि बना दिया। वाह! लेकिन माँ जी, कुछ मत बोलो तुम मुझे। तुम चारों को तो क्या खाने में बनाया जाए ये सोचने में ही 7 जन्म लग जाएंगे। इसीलिए मैंने फैसला ले लिया है, मैं आज से रोज सुबह शाम और रात में क्या खाने में बनेगा उसकी सूची तुम्हें दे दिया करूंगी और वही पकवान बनेंगे फिर। हाँ, ये आइडिया बुरा तो नहीं है। लेकिन माँ जी प्लीज ज्यादा मुश्किल पकवान मत देना बनाने के लिए। हाँ, अरे तू बहू, तू तो चुप ही रह जा। इस घर में मेरी अनुमति के बिना एक बर्तन तक यहाँ से वहां नहीं हिलना चाहिए। इतना सब कहकर मंजरी चली जाती है और अब चारों बहुएं ही चिंताग्रस्त हो जाती हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ भी ठीक से बनाना नहीं आता। तभी सब गहरी सोच में पड़ जाती हैं और फिर मोहिनी के दिमाग में एक विचार आता है। सुनो, हमारे पति वैसे भी माँ जी के गल्ले में रोज पैसे डालते हैं, तो हम उन्हीं पैसों को रोज गुल्लक का ताला खोलकर उसमें से निकालेंगे और फिर बाहर से खाना मंगवाया करेंगे और हमारी बेचारी सास मंजरी देवी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ेगी। हाँ यार, ये तो सॉलिड आइडिया है। इससे तो हमारे कुछ पैसे खर्च भी नहीं होंगे, जो भी होंगे माँ जी के होंगे और हम चारों बहुओं की रसोई की लाज भी बनी रहेगी। फिर चारों बहुएं मंजरी के गुल्लक के ताले को तोड़कर उसमें से रोजाना पैसे निकालती और छुप छुप कर बाहर से खाना मंगवाती और उसे ही सबको परोस कर देती। सास मंजरी, ससुर इंद्रनील और चारों बहुओं के पतियों को जरा भी शक नहीं होता कि वो सारा खाना रेस्टोरेंट से आया है। वाह वाह बहुओं,
लगता है चारों ने YouTube पर ऑनलाइन कुकिंग के वीडियो देखना शुरू किया है। हाँ पापा, खाना सच में बढ़िया बना है। हाँ, और ये बर्फी पे तो मेरा दिल आ गया। रोज ऐसी बर्फी मिल जाए तो जीवन तो यहाँ धरती लोक पर ही स्वर्ग लोक जैसा बन जाएगा। बहुएं आपस में फुसफुसाती हैं। अब इन बेचारों को क्या बताएं, ये सारा खाना हमने नहीं किसी और ने बनाया है। शांत बैठ जाओ, अरे तू मरवाएगी क्या? ओह सॉरी। बाहर का खाना मंगवाकर सब घर वालों को उल्लू बनाने का सिलसिला यूं ही कायम रहता है। दिन गुजर जाते हैं और चारों बहुएं अब सास की सेवा करके थक गई थी और उन्हें आराम करना था, और फिर वो चारों भी झूठ मूठ में बीमार होने का नाटक करती हैं, जिसके कारण सारा काम मंजरी को ही करना पड़ा। अरे माँ, ये क्या, आप झाड़ू सफाई कर रही हैं? और आपके हाथ मसालों से भरे हुए, ऐसा क्या हो गया जो आज अचानक इतने सालों बाद आप में काम करने का जोश आ गया? जोश नहीं मेरे बच्चे, तुम चारों की प्यारी धर्म पत्नियां बिस्तर पकड़कर बैठ गई है ना। चारों भी एक साथ बीमार हो गई हैं और ऐसे में घर का सारा काम पड़ा है, इसीलिए बस सारा काम निपटा रही हूँ, और क्या करूँ। मंजरी अपनी चारों बहुओं की सेवा करने लग जाती है। उन्हें चाय, नाश्ता और खाना परोसती है, उनके लिए काढ़ा बनाती है और उन्हें बार बार देखने आती है। और चालाक बहुएं सास के इन हरकतों को देखकर बहुत खुश होती हैं। दिल को बहुत राहत मिल रही है। माँ जी असल में देखा जाए तो इस घर की महारानी है, लेकिन आज हम चारों बहुएं ने उन्हें नौकरानी बना ही डाला। चारों बहुएं मंजरी से बहुत सारा काम करवाती हैं। माँ जी, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, प्लीज बाम से मालिश कर दो ना। ठीक है ऋतु बहू। और माँ जी, मेरा ना रसगुल्ले खाने का बड़ा मन कर रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि बीमारी में अगर कुछ खाने का मन करे तो खा लेना चाहिए, मन नहीं मारना चाहिए। ठीक है सुप्रिया बहू, मैं बना दूंगी रसगुल्ले, फिर तुझे अच्छा भी लगेगा और थोड़ी तबीयत भी सुधर जाएगी। मंजरी ऋतु के घुटनों की मालिश करती है और रसगुल्ले बनाती है, और भी कई सारे काम करती है। लेकिन चारों क्रूर बहुओं को क्या पता था कि नाटक करते करते सच में वो बीमार पड़ जाएंगे और अगली सुबह उनका पेट बहुत खराब हो जाता है। तब डॉक्टर को घर पर बुलाने पर डॉक्टर कहते हैं, आप चारों ने शायद बीते कुछ दिनों में बाहर का बहुत खाया है, इसलिए आप चारों को फूड पॉइजनिंग हो गया है। आपकी सास, आपके ससुर और आप चारों के पतियों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसके कारण उन्हें इस खाने से कुछ नहीं हुआ। तभी बहुओं को पता चलता है कि जिस खाने को वो बाहर से मंगवाते थे, उसी की वजह से वो खुद बीमार पड़ गई हैं। हाय राम, हम चारों भी अपनी ही चाल में फंस गए। माँ जी को सच लगे, इसीलिए हम उनके गुल्लक से पैसे चुराकर रोजाना बाहर का खाना मंगवाते थे, जिसे खाकर बाकियों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम चारों उसके शिकार हो गए। हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर अपने हाथों से ही खाना बनाना चाहिए था। स्वाद भले अच्छा नहीं होता, लेकिन घर का खाना घर का ही खाना होता है ना। मंजरी कमरे के बाहर चारों बहुओं की बातें सुन लेती है और उसे दरवाजे पर देख चारों घबरा जाती हैं और फिर भावुक होकर उससे माफी मांगती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, अब से हम चारों भी बिना लड़े झगड़े और बिना किसी आनाकानी के रसोई में खाना बनाएंगे। आपको इतनी तकलीफ देने के लिए हम चारों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है माँ जी। आप हमें माफ तो कर देंगी ना माँ जी? प्लीज 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 माँ जी प्लीज, हमें समझ में आ गया है, अब सब कुछ हमारी समझ में आ गया है, हमारी आंखें खुल गई हैं। माफी मत मांगो मेरी प्यारी चारों बहुओं, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, यही बहुत है मेरे लिए। अगली बार से कोई बीमार होने का नाटक मत करना। और रही बात खाना बनाने की, तो इस दुनिया की हर बीवी, हर बहू के हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, बस वो समय के साथ उभरता है। इस तरह चारों बहुओं की अक्ल ठिकाने आती है और वो एक साथ मिलजुल कर खुशी से स्वादिष्ट खाना बनाती हैं।